हेलो स्टूडेंट्स, चलो इकोनॉमिक्स के एक बिल्कुल नए सफर पर चलते हैं। आज हम एक काल्पनिक गांव, हाँ एक इमेजिनरी विलेज जिसका नाम है पालमपुर, उसकी कहानी से समझेंगे कि आखिर ये प्रोडक्शन होता क्या है। मतलब कोई भी चीज बनती कैसे है और इसके पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो रियल लाइफ में, असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि एक गांव में वहां की इकोनॉमी कैसे काम करती है? लोग अपना घर-बार कैसे चलाते हैं? पैसा कहाँ से आता है, फिर जाता कहाँ है? वहां का पूरा सिस्टम चलता कैसे है? तो पालमपुर हमारे लिए ऐसी ही एक इकोनॉमिक लैबोरेटरी बनने वाला है। एक ऐसी जगह जहां हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो आर यू रेडी? चलो, इस गांव की इकोनॉमी को मिलकर डीकोड करते हैं। ओके, तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले पालमपुर से थोड़ी जान पहचान, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पालमपुर में खेती बाड़ी कैसे होती है, वहां के लोगों की कहानी सुनेंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करेंगे और हाँ, एंड में एक क्विक सा रिवीजन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। चलिए मिलते हैं पालमपुर से, देखते हैं कि आखिर ये गांव है कैसा और इसमें ऐसी क्या खास बात है। देखो, पालमपुर की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी कनेक्टिविटी। ये पास के एक बड़े गांव रायगंज और एक टाउन शाहपुर से एक ऐसी सड़क से जुड़ा है जो हर मौसम में चलती है, और ये कनेक्टिविटी ही समझ लो इसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अब यहाँ रहते हैं लगभग 450 परिवार, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर घरों में बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, जो फार्मिंग के लिए, छोटे मोटे काम धंधे के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। यहाँ स्कूल्स भी हैं, हेल्थ सेंटर भी है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि पालमपुर कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि काफ़ी डेवलप्ड है। हाँ, मेन काम यहाँ फार्मिंग ही है, लेकिन लोग सिर्फ खेती पर डिपेंड नहीं करते, और भी कामकाज से पैसे कमाते हैं। तो अब जब हम पालमपुर से थोड़ा familiar हो गए हैं, चलो अब इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सोचो, कोई भी चीज़, लिटरली कोई भी चीज़ बनानी हो, चाहे वो गेहूं की फसल उगानी हो या मिट्टी का एक मटका बनाना हो, उसके पीछे ना एक सीक्रेट रेसिपी होती है। और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी सीक्रेट रेसिपी को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस रेसिपी में ना 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला लैंड, मतलब ज़मीन और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, मिनरल्स, जंगल, सब कुछ। दूसरा इंग्रेडिएंट है लेबर, यानी काम करने वाले लोग, उनकी मेहनत। तीसरा है फिजिकल कैपिटल, इसका मतलब है वो सारे इनपुट्स जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे टूल्स, मशीनें, पैसा। और चौथा आखिरी इंग्रेडिएंट है ह्यूमन कैपिटल। ये थोड़ा अलग है, ये है नॉलेज, स्किल्स और रिस्क लेने की हिम्मत, जिससे इन बाकी 3 चीज़ों को एक साथ मिलाकर कुछ यूजफुल बनाया जा सके। वैसे इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस पहले 3 फैक्टर्स पर ही रहेगा। अच्छा, अब ये जो फिजिकल कैपिटल है ना, ये भी 2 तरह का होता है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल, जैसा नाम से ही लग रहा है, फिक्स्ड। ये वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन में लंबे टाइम तक बार बार यूज होती हैं। सोचो, एक किसान का ट्रैक्टर, क्या वो एक बार फसल उगाने के बाद ख़त्म हो जाता है? नहीं ना। या फिर एक कंप्यूटर या एक दुकान की बिल्डिंग, एक बार इन्वेस्ट किया और ये सालों साल काम आती रहती हैं। यही है फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा टाइप है वर्किंग कैपिटल। अब इसमें आती हैं वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के दौरान यूज अप हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं। इसमें आते हैं रॉ मटेरियल्स और कैश इन हैंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। खेती के लिए बीज, फर्टिलाइजर्स या फिर मजदूरों को देने के लिए जो कैश हाथ में चाहिए, ये सब वर्किंग कैपिटल है। ट्रैक्टर की तरह ये सालों साल नहीं चलता। हर बार जब प्रोडक्शन शुरू करना हो, आपको नए बीज, नए फर्टिलाइजर्स और कैश की जरूरत पड़ेगी। समझ गए डिफरेंस? ओके, ग्रेट। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको अपने दिमाग में रखो। चलो अब वापस चलते हैं पालमपुर के खेत खलियानों में, और वहां की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी फार्मिंग, उसको और गहराई से और डिटेल में समझते हैं। अब देखो, एक किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यही ना कि जमीन तो उतनी है, लैंड इज फिक्स्ड, उससे आप स्ट्रेच करके बड़ा तो नहीं कर सकते। तो फिर उसी एक जमीन के टुकड़े से ज्यादा पैदावार, ज्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जाए? पालमपुर की कहानी हमें इसके 2 तरीके बताते हैं। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। सिंपल है, एक साल में उसी खेत पर एक के बाद एक 2 या 3 अलग अलग फसलें उगा लो। और दूसरा थोड़ा एडवांस्ड तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल। और हाँ, एक बात याद रखना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझो। अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग है ना, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक पैकेज डील की तरह है।
ऐसा नहीं कि आपने बस अच्छे बीज, जिनको हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या HYV सीड्स कहते हैं, वो ले लिए और काम हो गया। नहीं, इन HYV सीड्स को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट चाहिए। ढेर सारा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और हाँ, ट्रैक्टर्स जैसी मॉडर्न मशीनरी भी। जब ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तभी जाकर प्रोडक्शन में वो जादू, वो चमत्कार होता है। तो ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग से प्रोडक्शन बढ़ गया, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा, देश में जो अनाज की कमी थी वो दूर हो गई। ग्रेट, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इसकी कीमत कौन चुका रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी जमीन, हमारी मिट्टी इस हाई परफॉर्मेंस प्रेशर को हमेशा सालों साल झेल पाएगी? सोचो जरा। ये जो बदलाव आया ना, इसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इसने देश को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन इसके कुछ बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स भी सामने आए। सबसे पहला, केमिकल फर्टिलाइजर्स के इतने ज़्यादा और लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। दूसरा, ट्यूबवेल से इतना ज़्यादा इरिगेशन हुआ कि ज़मीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। और तीसरा, इन सब महंगी चीज़ों की वजह से किसान के लिए खेती का खर्चा, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कहते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आज भी पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स, जहां ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, वो जूझ रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने मेथड्स और टेक्नोलॉजी की बहुत बात कर ली, लेकिन एक मिनट, खेती सिर्फ मशीन्स, फर्टिलाइजर्स और पानी से थोड़ी ना होती है। इससे इंसान जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं। तो अब असली सवाल पर आते हैं। पालमपुर में इस जमीन का मालिक आखिर है कौन, और उस जमीन पर असली पसीना कौन बहा रहा है? और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पालमपुर की एक कड़वी सच्चाई है। यहां जमीन का बंटवारा यानी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी बराबर नहीं है। सोचो, गांव की ज्यादातर जमीन सिर्फ 80 अपर कास्ट परिवारों के पास है, सिर्फ 80। वहीं दूसरी तरफ 240 छोटे किसान परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, गांव के 1/3 परिवार यानी 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन है ही नहीं, वो लैंडलेस हैं। और इसी वजह से गांव में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी दीवार, एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। इस इनइक्वालिटी को, इस आर्थिक असमानता को सिर्फ नंबर्स से नहीं, एक इंसान की कहानी से समझते हैं। चलो मैं आपको सविता से मिलाता हूं। सविता एक स्मॉल फार्मर है, उनके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है। उनकी कहानी से हमें ये जो वर्किंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसकी जरूरत और उसको पाने में आने वाली मुश्किलें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सविता को अपनी गेहूं की फसल के लिए बीज, फर्टिलाइजर, पानी, इन सब चीज़ों के लिए कम से कम 3,000 रुपये की ज़रूरत है। ये उनका वर्किंग कैपिटल है। अब आपको और मुझे ये 3,000 रुपये शायद ज़्यादा ना लगें, लेकिन सविता जैसे छोटे किसान के लिए, जिसके पास पहले से कोई सेविंग्स, कोई बचत नहीं है, फसल उगाने से पहले इतने पैसों का जुगाड़ करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। तो बेचारी सविता क्या करती है? वो गांव के एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के पास जाती है कर्ज मांगने, लोन लेने। और यहां हमें दिखता है कि कैसे मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तेजपाल सिंह लोन देने को तैयार हो जाता है, मगर शर्तें सुनो। पहली शर्त 24% का हाई इंटरेस्ट रेट। दूसरी शर्त, जब फसल कटाई का सीजन आएगा तो सविता को तेजपाल के खेतों में सिर्फ 100 रुपए पर डे पर मजदूरी करनी होगी। सोचो, इतना हाई इंटरेस्ट भी दो और सस्ती मजदूरी भी करो। यही तो है वो डेट ट्रैप, वो कर्ज का जाल, जिसमें सविता जैसे छोटे किसान अक्सर फंस जाते हैं। तो इतनी मुश्किलों के बाद सवाल उठता है, क्या पालमपुर में फार्मिंग के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है? क्या लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है? जी, बिल्कुल है। गांव की लगभग 25% यानी 1/4 वर्किंग पॉपुलेशन फार्मिंग के अलावा दूसरे कामों में लगी हुई है। इन्हें हम कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज। चलो देखते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे कॉमन है डेयरी, दूध का काम। ये एक तरह से खेती से ही जुड़ा है। खेत से जानवरों के लिए चारा मिल जाता है और लोग अपनी भैंसों का दूध पास के गांव रैगंज में बेच आते हैं। इससे परिवारों को एक रेगुलर स्टेडी इनकम मिलती है। फिर है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत छोटे लेवल पर चीजें बनाना। जैसे एक एग्जाम्पल है मिश्री लाल का, जो अपने घर पर ही गन्ना पेरने की मशीन लगाकर गुड़ बनाते हैं। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी, ज्यादातर काम घर पर और पूरा परिवार मिलकर काम करता है। इसके अलावा गांव में छोटी मोटी दुकानें भी हैं, जनरल स्टोर्स, जहां चावल, गेहूं से लेकर टूथपेस्ट, साबुन, कॉपी किताब सब मिल जाता है। और एक सेक्टर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि सड़कें अच्छी हैं तो लोग रिक्शा, टोंगा, जीप, यहाँ तक कि ट्रैक्टर से भी लोगों को और सामान को इधर से उधर ले जाकर अच्छे पैसे कमा रहे हैं।
देखो, ये सब सविता जैसे लोगों के लिए एक उम्मीद, एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी ये सब बहुत ही छोटे स्केल पर हो रहा है। सो दैट वॉज अ टूर ऑफ पालमपुर's इकोनॉमी। हमने खेत भी देखे, लोगों की कहानियां भी सुनी। तो चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? देखो, सबसे पहली बात, किसी भी प्रोडक्शन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: लैंड, लेबर और कैपिटल। पालनपुर में हमने देखा कि जमीन यानी लैंड फिक्स्ड है, वो बढ़ नहीं सकती। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकला मॉडर्न फार्मिंग मेथड से, जिससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन उसने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर डाला और उसके लिए कैपिटल भी ज्यादा चाहिए था। अब यही कैपिटल सविता जैसे छोटे किसानों के पास होता नहीं है, इसलिए वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। एक रास्ता दिखता है नॉन फार्म एक्टिविटीज का, लेकिन वो अभी उतने डेवलप्ड नहीं है। और अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, थोड़ा सोचना इसके बारे में। मान लो आपको पालमपुर का इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया जाए, तो आप गांव में नॉन फार्म एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए ऐसे कौन से 3 आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाएंगे जिससे सविता जैसे लोगों को बेहतर मौके मिल सकें? इस पर सोचना जरूर। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ी इकोनॉमिक और सोशल चुनौतियों में से एक है। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि आखिर गरीबी होती क्यों है, इसे आखिर मापा कैसे जाता है, और हाँ, इससे लड़ने के लिए हमारा देश क्या कदम उठा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पावरफुल फैक्ट से। इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आज गरीबी के मामले में इंडिया आखिर खड़ा कहाँ है। ये नंबर देखिए, 15%। नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से 2019 से 2021 के बीच इंडिया का पॉवर्टी रेट 15% था। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी में जीने को मजबूर है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। इस स्लाइड पर जो प्रोग्रेस दिख रही है वो काफ़ी उम्मीद जगाती है। सोचिए, 2005-06 में जहां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लगभग 55% थी, वहीं 2015-16 तक ये गिरकर 25% हो गई और 2019-21 तक ये 15% पर आ गई। तो नो डाउट ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। देखिए, गरीबी को अगर सही मायनों में समझना है ना, तो हमें इन आंकड़ों के पीछे झांकना होगा, उन इंसानों की कहानियों को देखना होगा, क्योंकि हर नंबर के पीछे एक परिवार और उसके संघर्ष की एक असली कहानी छिपी होती है। इसलिए हम पॉवर्टी के 2 टिपिकल केसेस को देखेंगे। इससे हमें गरीबी के 2 अलग-अलग चेहरे दिखेंगे। एक है शहरी गरीबी यानी अर्बन पॉवर्टी, जिसमें हम रांची के एक डेली वेज लेबरर राम सरन की कहानी देखेंगे, और दूसरा है ग्रामीण गरीबी यानी रूरल पॉवर्टी, जिसमें हम मेरठ के पास एक लैंडलेस लेबरर लखा सिंह की कहानी को समझेंगे। ये कहानियां उन कठोर सच्चाइयों को सामने लाती हैं जिनका सामना करोड़ों लोग रोज करते हैं। राम सरन शहर में रहता है, लेकिन फिर भी अपने 6 लोगों के परिवार का पेट मुश्किल से ही भर पाता है। दूसरी तरफ लखा सिंह के पास गांव में अपनी जमीन ही नहीं है, इसलिए उसे बड़े किसानों के लिए काम करना पड़ता है, जिसके बदले में पता है कभी-कभी सिर्फ कुछ किलो अनाज ही मिलता है। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ आता है? इससे हम पॉवर्टी के कई कॉमन डायमेंशंस को पहचान सकते हैं। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है लैंडलेसनेस यानी ज़मीन का ना होना। ये है अनएम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार का ना मिलना, बड़े परिवार, कम लिटरेसी लेवल्स, खराब हेल्थ और न्यूट्रिशन, और शायद सबसे बढ़कर एक हेल्पलेसनेस या लाचारी की फीलिंग। ये सब गरीबी के ही अलग अलग चेहरे हैं। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। आखिर सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी जैसे इतने कॉम्प्लेक्स इशू को एनालाइज और मेजर करते कैसे हैं? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी समस्या को अगर ठीक से मापा ना जा सके तो उससे लड़ने के लिए सही सरकारी पॉलिसीज बनाना लगभग नामुमकिन है। सवाल ये है कि राम सरन और लाका सिंह जैसे करोड़ों लोगों की गरीबी को हम आखिर मापते कैसे हैं? एक साफ तस्वीर पाने के लिए सोशल साइंटिस्ट कई की इंडिकेटर्स और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन मेथड है पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। इसे आप एक ऐसी इमेजिनरी लाइन समझ सकते हैं जो इनकम या कंजम्पशन लेवल्स पर बेस्ड होती है। अगर किसी इंसान की इनकम या कंजम्पशन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी मिनिमम लेवल से नीचे चली जाती है तो उसे गरीब माना जाता है। और हाँ,
बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पॉवर्टी लाइन हर देश में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि बेसिक नीड्स का लेवल हर जगह डिफरेंट होता है, राइट? फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। इसके हिसाब से गरीबी का मतलब सिर्फ कम इनकम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन सुविधाओं, उन बेनिफिट्स और उन मौक़ों से दूर रह जाना जो बेहतर स्थिति में रहने वाले लोगों को मिलते हैं। ये चीज़ उन्हें अक्सर दूसरे गरीब लोगों के साथ ही रहने पर मजबूर कर देती है, जिससे वो सोशल इक्वालिटी से यानी सामाजिक बराबरी से पूरी तरह कट जाते हैं। और फिर आता है वल्नरेबिलिटी। इससे हम ये मापते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि बैकवर्ड कास्ट्स या कुछ इंडिविजुअल्स जैसे विधवाएं, उनके गरीब बनने या बने रहने की संभावना कितनी ज़्यादा है। इसे ऐसे समझिए, लखा सिंह जैसे लैंडलेस लेबरर के लिए अगर एक साल बारिश ना हो या वो अचानक बीमार पड़ जाए तो उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ सकता है। बस यही तो वल्नरेबिलिटी है। आजकल हम एक और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI। ये सिर्फ इनकम को नहीं देखता, ये 3 मेन चीज़ों को देखता है: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये पॉवर्टी को सिर्फ इनकम की कमी के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान की बेसिक कैपेबिलिटीज़ की कमी के तौर पर देखता है, जो कि एक ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो चलिए, अब जो टूल्स हमने सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके इंडिया और दुनिया भर में गरीबी के स्केल को देखते हैं। इससे हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलेगी कि आखिर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है। डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट जैसे सोशल ग्रुप्स और उनके साथ साथ शहरी और ग्रामीण कैजुअल लेबरर्स पॉवर्टी के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इनका जो पॉवर्टी रेशो है वो एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो से कहीं ज़्यादा है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि गरीबी एक ही परिवार के अंदर भी लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं, बुजुर्गों और ख़ास करके छोटी बच्चियों को परिवार में मौजूद रिसोर्सेज तक बराबर की पहुंच नहीं मिल पाती। इसकी वजह से वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो वर्ल्ड बैंक अलग अलग देशों को कंपेयर करने के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है जो है $2.15 पर पर्सन पर डे। अच्छी खबर यह है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीने वाले लोगों का अनुपात पूरे दुनिया में घटा है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जब दुनिया भर में गरीबी कम हो रही है तो इंडिया में इसके बने रहने के आखिर मूल कारण क्या हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर इंडिया में गरीबी के मूल कारण क्या है और इससे लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि समस्या को समझकर ही तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। देखिए, इसके कारण बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एक बहुत बड़ा कारण है हमारा हिस्टोरिकल पास्ट। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया। इसके अलावा ज़मीन और दूसरे रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हाई लेवल ऑफ इंडेटेडनेस यानी हमेशा कर्ज में डूबे रहना और कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जैसे शादी ब्याह और दूसरे अनुष्ठानों में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, ये सब गरीबी के मुख्य कारण हैं। अब इससे निपटने के लिए सरकार ने कई टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम शुरू किए हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है MGNREG। इसका इकोनॉमिक लॉजिक समझिए। ये ना सिर्फ गरीबों को एक सोशल सेफ्टी नेट देता है बल्कि गांव में पैसा पहुंचाकर रूरल डिमांड को भी बढ़ाता है, और जब लोग खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। सिंपल। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है PM पोषण। पता है इकोनॉमिस्ट इसे क्या कहते हैं? वो इससे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। मतलब एक स्वस्थ और पढ़ा लिखा बच्चा आगे चलकर देश की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है। इसलिए ये प्रोग्राम गरीबी के साइकिल को तोड़ने का एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। चलिए अब अंत में गरीबी की अपनी समझ को सिर्फ इनकम और कंजम्पशन से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल है, क्या गरीबी सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित है? इस विचार को महात्मा गांधी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा था। उनका कहना था कि भारत सही मायनों में तभी आज़ाद होगा जब उसके सबसे गरीब लोग भी मानवीय पीड़ा यानी ह्यूमन सफरिंग से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और यहीं से हम ह्यूमन पॉवर्टी के बड़े कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हाँ, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी भी शामिल है। तो आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही ह्यूमन पॉवर्टी से आज़ादी है? इस पर जरूर सोचिए। चलिए अब इस चैप्टर के की पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। इसको मापने के लिए हम पॉवर्टी लाइन, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट जैसे ग्रुप्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। फिर हमने गरीबी के कारण समझे,
जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर्स और अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। और अंत में हमने MGNREGA और PMPOSN जैसे एंटी पॉवर्टी मेजर्स को डिस्कस किया। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर हैं, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। आपने ना अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी पॉपुलेशन है, उसकी आबादी है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ भी बन सकती है? शॉकिंग, राइट? तो आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में बस यही मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। हम समझेंगे कि लोग यानी हम और आप एक रिसोर्स मतलब एक संपत्ति कैसे बनते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इंडिया की जो इतनी विशाल जनसंख्या है वो आखिर है क्या? एक बोझ या फिर एक सुनहरा अवसर? आप सोचिए, न्यूज़ चैनल्स पर, घर में, दोस्तों के बीच, हर जगह हमें इसके नेगेटिव साइड्स ही सुनने को मिलते हैं। पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आज हम इस सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। चलिए इसकी पूरी गहराई से एनालिसिस करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। पॉपुलेशन एक एसेट है या एक लाइबिलिटी? मतलब क्या देश की आबादी उसके लिए एक संपत्ति है या फिर एक बोझ, एक जिम्मेदारी? चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर हम पुरानी सोच की बात करें तो काफी टाइम तक पॉपुलेशन को एक बोझ ही माना जाता था। एक सिंपल से एग्जाम्पल सोचिए, मान लीजिए एक पिज्जा है और खाने वाले हैं 10 लोग। क्या होगा? सबको एक छोटा सा पीसी मिलेगा, आखिर पिज्जा तो उतना ही है। बिल्कुल यही लॉजिक देश की पॉपुलेशन पर लगाया जाता था कि भाई ज्यादा लोग मतलब सबके लिए कम रिसोर्सेज, चाहे वो खाना हो, स्कूल की सीट्स हों या हॉस्पिटल में बेड्स। इसीलिए पॉपुलेशन को हमेशा एक लायबिलिटी यानी एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा गया। लेकिन अब आइए इसके दूसरे एंगल पर। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या लोग सिर्फ रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं या वो रिसोर्सेज बनाते भी हैं? एग्जैक्टली। और यहीं पर एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों की प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज को देखना, वो काबिलियत जिससे वो देश के लिए कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम जस्ट काउंटिंग हेड्स टू काउंटिंग प्रोडक्टिव हैंड्स एंड ब्रेन्स। अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जब हम इसी ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उन्हें अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग देते हैं, तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। इसे ऐसे समझिए, एक कच्चा हीरा, एक अनपॉलिश्ड डायमंड है ह्यूमन रिसोर्स, और जब उसे तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो जो चमकता हुआ अनमोल हीरा बनता है ना, वही है ह्यूमन कैपिटल। और ये तराशने का प्रोसेस ही इन्वेस्टमेंट है। और हाँ स्टूडेंट्स, इस पर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बोर्ड एग्जाम फोकस पॉइंट है। ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल के बीच का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वेल। तो चलिए अब ह्यूमन कैपिटल को फिजिकल कैपिटल से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, फिजिकल कैपिटल क्या है? ये हैं आपकी फैक्ट्रीज, मशीन्स, बिल्डिंग्स। अब सोचिए, क्या एक मशीन अपने आप चल सकती है? नहीं, राइट? उसे चलाने के लिए कोई चाहिए, और वो कोई है ह्यूमन कैपिटल, एक स्किल्ड, नॉलेजेबल इंसान। यही इंसान उस मशीन को चलाकर उससे कुछ यूजफुल बनाता है, वैल्यू क्रिएट करता है। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को यूजफुल बनाता है। उसके बिना बाकी सब बेकार है। ओके, अभी तक हमने काफी थ्योरी की बात कर ली। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा ना? तो चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, और इससे आपको ह्यूमन कैपिटल की असली वैल्यू बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगी। तो मिलिए सकल और विलास से। दोनों एक ही गांव में रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं, पर जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी लाइफ का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। एक तरफ सकल है जो पढ़ लिख रहा है, दूसरी तरफ विलास है जो मछली पकड़ रहा है। इनकी लाइफ की चॉइसेस इनके फ्यूचर को कैसे शेप करती हैं, आइए देखते हैं। ओके, इस टेबल में इन दोनों की लाइफ का पूरा कंपैरिजन है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन। सकल स्कूल गया, उसने कंप्यूटर ट्रेनिंग भी ली। विलास, उसको कोई एजुकेशन नहीं मिली। अब आते हैं हेल्थ पर। सकल की हेल्थ अच्छी थी, विलास बेचारा आर्थराइटिस से परेशान रहता था। अब इन्हीं दो चीज़ों ने, एजुकेशन और हेल्थ ने, उनके फ्यूचर पर सीधा असर डाला। रिजल्ट क्या हुआ? एक पढ़ा लिखा, स्किल्ड और हेल्दी सकल को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी जॉब मिल गई, और विलास, वो अपनी माँ की तरह मछली बेचकर गुजारा करता रहा, और उसकी इनकम भी बहुत कम थी। देखा आपने? ये है इन्वेस्टमेंट का लाइव रिजल्ट।
इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। और ये कोट इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं कि एसेंस है। इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। मतलब जैसे आप जमीन या फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। और सकाल की स्टोरी इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसके पेरेंट्स ने उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया, उसने सकाल को एक लाइबिलिटी से एक प्रोडक्टिव एसेट बना दिया। तो अभी तक हमने सकल और विलास की कहानी से इंडिविजुअल लेवल पर इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट देखा। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, थोड़ा बड़े पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो इतने सारे काम होते हैं उन्हें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी के सारे कामकाज को हम इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्ट नेचर से यानी प्रकृति से जुड़ी हैं, जैसे खेती करना, फिशिंग, माइनिंग, सिंपल। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से मिले प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, खेत से मिले कॉटन से कपड़ा बनाना, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स, ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को सर्विस सेक्टर में डाल देते हैं। हमेशा याद रखिए, जहाँ कोई चीज़ फिजिकली बन रही है वो सेकेंडरी है, सर्विस सेक्टर सिर्फ सेवाएं देता है। अब इन तीनों सेक्टर्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम आगे 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहली है मार्केट एक्टिविटीज़। ये वो सारे काम हैं जो पे या प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, मतलब जिनके बदले में आपको पैसा मिलता है, जैसे सकल की जॉब, सिंपल। दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ये वो काम है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किए जाते हैं, मतलब अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। जैसे एक किसान अगर थोड़ा सा अनाज अपने परिवार के लिए उगाए तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। तो अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं कि आखिर हम पॉपुलेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाएं कैसे? कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलें? जवाब सिंपल है, इन्वेस्टमेंट से। और इस इन्वेस्टमेंट के 2 सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ। पहली बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं होता, ये मल्टी लेयर्ड है। जब एक इंसान पढ़ता है तो उसकी इंडिविजुअल इनकम तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ देश की नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूशन होता है। देश की कल्चरल रिचनेस बढ़ती है और गवर्नेंस भी बेहतर होती है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, स्किल इंडिया मिशन जैसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं ताकि गांव के टैलेंटेड बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स का असर आप इस बार चार्ट में साफ देख सकते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि 1951 से लेकर 2018 तक इंडिया की लिटरेसी रेट में कितना जबरदस्त सुधार हुआ है। सोचिए, आज़ादी के समय हमारा लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, लेकिन इन सालों में किए गए लगातार इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये क्या है? दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन आवर कंट्री। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के दूसरे और उतने ही इम्पॉर्टेंट पिलर पर, यानी हेल्थ। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना? एक हेल्दी इंसान ही तो प्रोडक्टिव हो सकता है। अगर कोई बार बार बीमार पड़ेगा तो उसका काम सफ़र करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसीलिए जब गवर्नमेंट आयुष्मान भारत जैसी बड़ी हेल्थ स्कीम्स लाती है तो वो सिर्फ लोगों की सेहत पर नहीं बल्कि देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर इन्वेस्ट कर रही होती है। अ हेल्दी पॉपुलेशन इज़ अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। और हेल्थ सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट्स के रिजल्ट्स भी कमाल के हैं। यहाँ एक फैक्ट देखिए, 1951 में पूरे इंडिया में सिर्फ लगभग 62,000 रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स थे, सिर्फ 62,000। और 2018 तक ये नंबर बढ़कर 11.5 लाख से भी ज्यादा हो गया। सोच सकते हैं आप, ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हमने सकाल और विलास की कहानी देखी। अब एक और छोटी सी केस स्टडी देखते हैं। ये कहानी एक पूरे गांव की है और ये हमें दिखाएगी कि कैसे ह्यूमन कैपिटल में किया गया सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। इमेजिन कीजिए एक गांव जहां सभी परिवार बस अपने गुजारे के लिए खेती करते थे, जितनी जरूरत उतना ही उगाते थे, नो जॉब्स, नो एक्स्ट्रा इनकम। फिर उस गांव के एक परिवार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल कॉलेज भेज दिया। इन्वेस्टमेंट? कुछ साल बाद जब वो लड़का एक एग्रो इंजीनियर बनकर गांव लौटा तो उसने खेती के लिए एक बेहतर प्लाव, एक बेहतर हल डिजाइन किया। इससे क्या हुआ? फसल की पैदावार बूम बढ़ गई।
अब गांव में जरूरत से ज्यादा यानी सरप्लस अनाज होने लगा। उन्होंने इस अनाज को बाजार में बेचा और पैसा कमाया। फिर उस पैसे से गांव वालों ने एक स्कूल खोला, एक टीचर को जॉब दी, एक लड़की ने सिलाई का काम सीखा और टेलर बन गई। धीरे धीरे उस छोटे से गांव में टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर जैसे कई नए जॉब्स क्रिएट हो गए। तो देखा आपने ये पूरा साइकिल, कैसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ने, एक लड़के को एग्रो इंजीनियर बनाने ने पूरे गांव का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। बस यही है ह्यूमन कैपिटल की असली पावर। ये एक सिंपल सी सबसिस्टेंस इकोनॉमी को, जहां लोग सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमी में बदल सकती है। ओके, तो अब हम इस चैप्टर के एंड में आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे मेन पॉइंट्स का, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो इस चैप्टर के की टेकअवेज क्या है, चलिए फट से देख लेते हैं। नंबर 1, पॉपुलेशन एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट हो सकती है। नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करके ही उसे ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है। नंबर 3, इसके लिए 2 सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ। नंबर 4, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, लोगों पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का असली इंजन होता है। तो अब इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद आपके लिए एक सवाल है, इस पर जरूर सोचना। इन चारों में से लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल आप किसे सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल मानते हैं, और सबसे जरूरी क्यों? अपने जवाब को सकल और विलास की स्टोरी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके बारे में सोचिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका। आज हम आपके इकोनॉमिक सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये समझने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारा देश एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर रहा है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आज इंडिया में कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सूखा या बाढ़ आती है, तो वो पहले की तरह एक बड़ी फैमिन या भुखमरी में क्यों नहीं बदलती? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, और आज हम उसी सिस्टम को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम फूड सिक्योरिटी का मतलब समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है। उसके बाद हम इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और कॉपरेटिव्स के रोल को समझेंगे, और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और फूड सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आखिर इस टर्म का मतलब क्या है? अब देखिए, फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलने से कहीं ज्यादा है। 1995 की वर्ल्ड फूड समिट के अनुसार ये वो सिचुएशन है जहां सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस हो। इस डेफिनेशन का हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी का ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 मेन डायमेंशंस या पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला है अवेलेबिलिटी, यानी देश में उत्पादन, इंपोर्ट्स और सरकारी स्टॉक से पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, यानी भोजन हर किसी की पहुंच में हो। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं, तभी हम कह सकते हैं कि एक देश फूड सिक्योर है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? सोच के देखिए। मान लीजिए देश में सूखा पड़ता है, इससे फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मार्केट में कमी होगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इतनी ज्यादा कीमतों पर सबसे गरीब लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे, और अगर ये हालत बनी रही तो ये स्टार्वेशन यानी भूखमरी और फिर एक बड़ी फैमिन का रूप ले सकती है। अब जब हम समझ गए हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या है, अगला सवाल ये उठता है, इंडिया में फूड इनसिक्योर होने का सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? देखिए, ये खतरा सबके लिए एक जैसा नहीं होता। गांव में अक्सर लैंडलेस लेबरर्स और ट्रेडिशनल आर्टिजन्स इसका शिकार होते हैं। शहरों में कम सैलरी वाली नौकरियों में काम करने वाले कैजुअल लेबरर्स, कुछ सोशल ग्रुप्स जैसे एससीज, एसटीज और ओबीसीज के कुछ वर्ग जिनके पास जमीन नहीं है या कम उपजाऊ जमीन है, वो भी काफी वल्नरेबल हैं। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे खास तौर पर इसकी चपेट में आते हैं। हंगर यानी भूख फूड इनसिक्योरिटी का डायरेक्ट नतीजा है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये 2 तरह की होती है। एक है क्रॉनिक हंगर,
जो लगातार खराब क्वालिटी या क्वांटिटी के भोजन से होती है। ये उन लोगों को प्रभावित करती है जिनकी इनकम बहुत कम और अनस्टेबल होती है। दूसरी है सीजनल हंगर, जो खेती और फसल काटने के साइकिल से जुड़ी है। ये गांव के खेत मजदूरों और शहरों के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रभावित करती है, जिन्हें कुछ मौसम में काम नहीं मिलता। तो इतनी बड़ी समस्या से इंडिया ने कैसे निपटने की कोशिश की है? चलिए अब देखते हैं इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम को, जो 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। इस सिस्टम की नींव ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान रखी गई थी। 1960s में इंडिया अनाज की भारी कमी से जूझ रहा था। इससे लड़ने के लिए एक नई एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी अपनाई गई। इसकी सफलता का प्रतीक था जुलाई 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा जारी किया गया व्हीट रेवोल्यूशन स्टैम्प। इसका नतीजा क्रांतिकारी था। इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। और ये हमें सिस्टम के पहले पिलर पर ले आता है, बफर स्टॉक। ये क्या है? आसान शब्दों में ये फूड ग्रेन्स, खासकर गेहूं और चावल का वो स्टॉक है जिसे सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के जरिए खरीदती है। आप इसे देश का फूड सेविंग्स अकाउंट समझ सकते हैं, जिसे इमरजेंसीज के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में 3 जरूरी टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। ये वो सरकारी एजेंसी है जो अनाज खरीदती और स्टोर करती है। दूसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। ये वो कीमत है जिसका ऐलान सरकार फसल बोने से पहले करती है, जिससे किसानों को उनकी फसल की एक मिनिमम कीमत की गारंटी मिलती है। और तीसरा है इश्यू प्राइस। ये वो दाम है जिस पर सरकार बफर स्टॉक से गरीबों को अनाज बेचती है और ये मार्केट प्राइस से कम होता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS। FCI द्वारा खरीदा गया अनाज आखिर गरीबों तक पहुंचता कैसे है? ये काम PDS करता है। ये सरकार द्वारा चलाए जाने वाले राशन शॉप्स का एक नेटवर्क है जो इस अनाज को लोगों तक पहुंचाता है। आपने ऐसी दुकानें अपने आसपास जरूर देखी होंगी। PDS एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इसका सफर चुनौतियों से भरा रहा है। चलिए इसके सफर पर एक नज़र डालते हैं और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं। PDS सालों में काफ़ी बदला है। 1992 तक ये एक यूनिवर्सल स्कीम थी, यानी सबके लिए। 1992 में RPDS लाया गया, जिसका फोकस दूर दराज के पिछड़े इलाकों पर था। फिर 1997 में टारगेटेड PDS यानी TPDS ने पहली बार गरीब और नॉन पुअर के लिए अलग अलग कीमतें तय की। इसके बाद 2000 में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए AAY स्कीम आई और आखिर में 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA, जो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स को कवर करता है। यहाँ साफ ट्रेंड है कि PDS समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड होता गया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है गोदामों का अनाज से ओवरफ्लो होना। FCI के पास जो एक्चुअल स्टॉक होता है वो अक्सर ज़रूरी मिनिमम बफर नॉर्म से कहीं ज़्यादा होता है। ज़्यादा अनाज होना सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके काफ़ी नुकसान हैं। पहली बात, इस एक्स्ट्रा स्टॉक को मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होता है, जिसे हाई कैरिंग कॉस्ट्स कहते हैं। दूसरा, इसे अनाज की बर्बादी होती है क्योंकि वो स्टोर किए सड़ जाता है। राशन शॉप्स पर मिलने वाले अनाज की खराब क्वालिटी की शिकायतें भी आम हैं। आखिर में टारगेटेड सिस्टम में अबव पॉवर्टी लाइन यानी APL परिवारों के लिए दाम मार्केट रेट के इतने करीब होते हैं कि उनके पास रेशन शॉप से खरीदने का कोई खास इंसेंटिव नहीं होता। सरकार के अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। चलिए एक ऑल्टरनेटिव मॉडल को देखते हैं, कोऑपरेटिव्स की भूमिका। कोऑपरेटिव्स कम्युनिटी पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। गुजरात में अमूल ने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस NGOs को अलग अलग इलाकों में ग्रीन बैंक स्थापित करने में मदद करती है। और दिल्ली में मदर डेयरी कंट्रोल रेट पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। ये सभी फूड सिक्योरिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फ्रेश रहें। तो मुख्य बातें ये हैं, फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। इंडिया का सिस्टम 2 पिलर्स पर टिका है, बफर स्टॉक और PDS। ज़रूरी टर्म्स याद रखें, FCI, MSP और इश्यू प्राइस। PDS यूनिवर्सल से टारगेटेड सिस्टम बन गया है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्टॉक और वेस्टेज जैसी समस्याएं हैं। और आखिर में अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब एक सवाल आपके लिए,
इस पूरे सिस्टम के बावजूद सवाल ये है, भारत में एक वर्ग अभी भी भोजन के बिना है। स्पष्ट करें क्यों? इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए उन सभी पॉइंट्स को जोड़कर जो हमने डिस्कस किए हैं, पीडीएस की समस्याएं, क्रॉनिक हंगर के कारण और वल्नरेबल ग्रुप्स। ये इस टॉपिक पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का एक बेहतरीन तरीका है।